कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ठहराव के बाद एक बार फिर से चीज़ें वापस पटरी पर लौटने लगी हैं। राजनीतिक गतिविधि के साथ साथ तमाम गतिविधियां जो है वापस लौट रही हैं और इसी के चलते उत्तराखंड की पौड़ी संसदीय सीट से इस वक्त हमारे साथ जो है सांसद तीरथ रावत जी हैं। बातचीत करेंगे। रावत जी, किस तरह से देखते हैं बीजेपी अपना कैंपेन जो है दोबारा बीजेपी ने शुरू किया है और सोशल डिस्टेंसिंग तमाम मानकों को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से देखते हैं? अभी जो कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना से जो पूरा देश जूझ रहा है और देश नहीं तो पूरा विश्व इसे अछूता नहीं है जी। और उस दृष्टि से मोदी जी ने जिस तरह समय पे लॉकडाउन का निर्णय लिया तो ये जनता ने अपने जीवन शैली में उतारने का काम किया तो उससे काफ़ी राहत महसूस हुई है जी। सर, बात अगर मौजूदा हालातों की करें, जिस तरह से सीमा पर तनाव बढ़ा है, उत्तराखंड में आपका लंबा अनुभव राजनीति का रहा है। जिस तरह से नेपाल लगातार आंखें दिखा रहा है, जो कि अब तक शांत रहा करता था, जो कि मित्र राष्ट्र था, चीन से हमारी सीमाएं लगातार सटी हुई हैं। किस तरह से देखते हैं, किस तरह से काम होना चाहिए, क्योंकि संसद में आप जाते हैं, लगातार यहाँ की बॉर्डर एरियाज की जो समस्या है वो भी आप संसद तक पहुँचाते हैं। क्या कुछ आपने देखा और किस तरह से जो अब आप यहाँ से देश की संसद में विषय रखेंगे? वास्तव हमारे सामने वर्तमान में जिस तरह दो चुनौतियां, कोविड-19 वैश्विक महामारी, यह तो एक थाई जिससे हम लोग लड़ रहे थे और जिस पे निजात पाने के लिए, विजय पाने के लिए हम लोग सब संघर्ष जनता कर रही है। एक और लड़ाई है, लेकिन दूसरी तरफ एक लड़ाई जो आपने कहा कि चाइना हमारे सामने, दोनों का सूत्रधार चाइना है। तो बिल्कुल बात आपने सही कही। तो ये भी उसी की उपज है कोविड और ये भी चाइना जो अभी सीमांत क्षेत्र में है और बलवान घाटी में। तो कुल मिलाकर जिस तरह उसने इस प्रकार का काम किया वो आज उससे पूरा विश्व जग जाहिर है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड पे निजात पाने के लिए, विजय श्री पाने के लिए एक ऐसे कदम उठाए कि आज भारत अपने को काफ़ी राहत महसूस किया, लाखों लोगों की जानें बची लोग। उसी तरह चाइना ने जिस तरह के हरकतें दिखाई हैं और हमारे 20 जवान शहीद हुए, उनको नमन करते हैं। मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री के उनका बलिदान को हम बेकार नहीं जाने देंगे और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। पुलवामा की घटना हुई थी, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और उन्होंने कहा कि 13वीं नहीं आएगी, 10वें दिन में ही हमारा एयरफोर्स का जवान पाकिस्तान की धरती पे गए और वहाँ आतंकवादियों को ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हुए 12 मिनट में लौटे। यह चाइना के अंदर भी इसी प्रकार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री लेह और बॉर्डर के अंदर जिस तरह गए और जिस तरह उन्होंने सैनिकों का सम्मान और सैनिकों का उत्साहवर्धन किया और आप जानते हैं कि वास्तव में उससे सब लोगों के सीने पूरी तरह गौरवान्वित सरकार का 56 इंच का सीना कह सकते हैं वो दिखा और वो किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उसके कारण चाइना घबराया, बौखलाया और उसकी घबराहट बौखलाहट और सब सामने लगता है कि आज वो पीछे खिसकने को तैयार है। ये 1962 नहीं है। 1962 में उत्तरकाशी, भैरव घाटी आदि इधर से रास्ते में जैसे घुस गए थे, आज ये 2020 है। आज ये मोदी जी का भारत है और उत्तराखंड, हम लोग सीमांत क्षेत्र से लगे हुए हैं। उत्तराखंड आज 3 देशों से लगा हुआ, नेपाल सामने है, माओवादी खड़ा रहता है, चाइना दोनों तरफ इस तरह के फैलाए हुआ, तिब्बत सामने है। लेकिन चाइना की हरकतें जिस तरह दिखती हैं तो मैं कह सकता हूं कि भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 वर्ष 6 वर्ष के अंदर जिस तरह रोडों का जाल बिछाया और बॉर्डर तक रोडों को काम तीव्रता से बढ़ाने का, वही बौखलाहट चाइना की है। और पक्की सड़कें, डामरीकरण, पूरी तरह हॉट मिक्सचर, ऐसा तो सैनिक जिससे पूरी तरह चकाचौंध आगे भाग सकता है, दौड़ सकता है, ऐसा रोडें जो दिया उससे घबराया। मेरे क्षेत्र में भी कि मैं ऐसी लोकसभा है जिसमें चाइना सामने है और आपका ये भाड़ा होती नीति के पास, नीति माणा जो मेरे उसमें आता है, एक तरफ बॉर्डर संसदीय क्षेत्र में माणा उधर हो गया, बद्रीनाथ से आगे इधर नीति हो गया, तो नीति के और भाड़ा होती हो गई जहाँ की चाइना सामने है और इधर हमारा सैनिक है। मैंने अभी माननीय केंद्रीय मंत्री रविशंकर जी जो संचार मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं,
मैंने वैसे तो सदन के अंदर भी, संसद में ये उठाया था कि ये जो बॉर्डर हैं तो बॉर्डरों में पलायन रुके और वहाँ के गांव वालों को बॉर्डर में भी इस तरह का जो दूर संचार के केंद्र वहाँ और लगें और उनको ठीक से सेवा मिले दूर संचार की, तो कनेक्टिविटी बनी रहे। क्योंकि आज भी बाढ़ होती है, यदि मुझे जब आता है, मैंने इसलिए क्वेश्चन उठाया था कि वहाँ से भी कई लोगों को बाहर आना पड़ता है फ़ोन करने के लिए, कोई अगर सूचना देनी हो तो उसके लिए जोशीमठ तक आना पड़ता, कई पैसा खर्च करना वो उसके लिए। तो सरकार ने वो पहल की है, कदम उठाए। मैंने माननीय मंत्री जी को, रविशंकर जी को पत्र भी लिखा था, क्वेश्चन भी मैंने किया था। तो वहाँ दूर संचार से भी अच्छी व्यवस्थाएं आने वाले से हो रही हैं इस समय में। और सड़कें तो जाल, मैंने कहा कि बहुत अच्छी सड़कें बन रही है। विश्व हमारा परिवार ऐसा, हम भारतवासी लोग हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन ये शांति चाहने वाले जब चढ़ गई और जब किसी ने आंख दिखाई तो आंख फोड़ने में भी फिर टाइम नहीं लगता। तो कुल मिलाकर के ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करते हैं, ये भारत है, वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। ठीक है। नेपाल का क्या करेंगे सर, जो अब तक बिल्कुल शांत रहता था अब वो सर उठाने लगा है, जिसको आज तक शहद दिया भारत ने और हमारे उत्तराखंड ने, वो आज सर उठाने लगा है। किस तरह से देखते हैं, क्या नेपाल के लिए साथ ही किस तरह के सिनारियो बन रहे हैं और किस तरह से जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और नेपाल के अंदर तो अपना बेटी रोटी का सवाल था पहले से ही और हर चीज़ आदान प्रदान थी। तो कुल मिलाकर के आज भी हम वही मानते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल तो ये हमारा पड़ोसी देश ही नहीं, हमारा अपना भाई के रूप में और अपना पड़ोसी के रूप में, और जिस प्रकार उसका साथ व्यवहार होने चाहिए व्यवहार हमने मित्रता के किए हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे छोटे भाई को आगे बढ़ाया जाता है उस प्रकार उसके साथ हमने किया है। और जब वहाँ पिछली बार आपदा आई थी तो शायद पहला तत्काल 24 घंटे में यदि पहला इस प्रकार कदम उठाया होगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ की आपदा के लिए उठाया, नेपाल की आपदा, और उनको राहत पहुँचाया। सबसे पहला टीम तो भारत की गई है, तो NDRF गई हो, अन्य राहत कार्य पहुँचाए हो तो भारत ने पहुँचाया, मोदी जी ने उस ओर ध्यान। और आज जो स्थिति आ गई तो आज वो नेपाल जो है वो चाइना कि ये कूटनीति है, रणनीति है, और वो चाइना क्योंकि वो जो इसमें वर्तमान सरकार है वो कम्युनिस्ट माइंडेड की है। और मुझे लगता है कि वो चाइना के हरकतें वो दिखती हैं, लेकिन साथ में ही उसी के कारण ये हुआ कि आज वहीं के लोग और उन्हीं की पार्टी उनका विरोध करने के लिए उतर आई हैं। अच्छा सर, लॉकडाउन के बाद जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस काल चल रहा है इस समय, परिस्थितियां बदली हैं सर। पलायन की बात कही जाती थी, पौड़ी जिले को जो है सबसे ज़्यादा पलायन वाला क्षेत्र बताया जाता था, लेकिन आज इसका उल्टा हो गया। जो लौट कर प्रवासी आए हैं सबसे ज़्यादा पौड़ी जिले में लौट कर आए। किस तरह से देखते हैं सर, आपका संसदीय क्षेत्र है, किस तरह से रोकेंगे जो ये आए हैं प्रवासी वापस, इनको किस तरह से रोकेंगे? क्या कुछ रणनीति सर, आपने क्षेत्र का भी भ्रमण किया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, वास्तव में ये जो कोविड वैश्विक महामारी आई है तो इसके कारण हजारों नौजवान परिवार रिवर्स पलायन हुए हैं। और वो प्रवासी जब यहाँ पहुँचे हैं तो स्वाभाविक है कि एक चिंता भी बनी है। और उनके लिए जिस प्रकार मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने और हमारी प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए और वो कदम उठाए कि उनको राशन तो देने का काम किया ही, लेकिन साथ में उनके लिए योजनाओं को भी सामने रखा कि अब वो यहाँ आए हैं तो पलायन न करें, तो उनको यहाँ रुक कर के कुछ न कुछ रोजगार से जुड़ना चाहिए। तो हमारे कहने कुल मिलाकर के खेती है और इस प्रकार उस और हम ज़्यादा ध्यान दें, यही है। तो फल पट्टी है, हॉर्टिकल्चर है, तो हॉर्टिकल्चर इस प्रकार का, तो कुक्कुट पालन है और बहुत सी इस प्रकार का सारी चीज़ें हैं। तो बहनों के लिए भी सिलाई बुनाई सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, अन्य इसमें भी वो क्या कर सकते हैं कौशल विकास योजना के तहत। तो ऐसी तमाम योजना उन लोगों के सामने रख रहे हैं और उनको इस प्रकार से नवाजने काम कर रहे हैं। ठीक है।
धन्यवाद सर ईटीवी भारत के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे उत्तराखंड की ऐसी लोकसभा जिस लोकसभा से सीधे तौर से चाइना का बॉर्डर लगा हुआ है। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा से सांसद तीरथ सिंह रावत ने तमाम बातें किस तरह से वो संसद में रखने वाले हैं और किस तरह से उन्होंने बॉर्डर एरियाज के लिए काम किया है, साथ ही लॉकडाउन में लौटकर आए प्रवासियों के लिए किस तरह से सरकार काम कर रही है, ये भी बता रहे थे। अपने सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।